हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। और आपको पता है हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, और हमारे 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। और इसमें मात्र 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये 40 क्वेश्चन आपके कम से कम 100-150 क्वेश्चन के बराबर हम करा देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो केवल आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है और हम लेकर चलते हैं आज आपको ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको विद डिटेल मिल जाएंगे और जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है दोस्तों। इधर पवनें हो जाएंगी, आपकी पवन है और ये इनके हमारी पवन के जो हैं क्षेत्र हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, शिराको का जो क्षेत्र है वो गिनी हो जाएगा। विली विली ये ऑस्ट्रेलिया में है, फोन स्विट्ज़रलैंड में है, और ब्लिट्ज़र्ड जो है ये दोस्तों कनाडा में हो जाएगी। तो बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया दोस्तों, यहाँ आपको देखना है सुमेलित है पूछा है या आपसे पूछा है नहीं, निगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको, जो आपका सिरैको है ये आपका गिनी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो सिरैको है ये आपका गिनी में नहीं है। आपका विली विली जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। ठीक है, फ़ोन जो है ये स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा, और ब्लिट्ज़र्ड जो है दोस्तों ये आपका कनाडा में ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। बाकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए। अच्छा, कुछ पवनें और हैं दोस्तों, इन पवनों को हम देख लेते हैं। लू की अगर बात करते हैं तो ये गर्म और शुष्क होती है और ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा हम आपको बड़ा करके इसको दिखा देते हैं। अच्छा, हबूब देख लेते हैं दोस्तों, ये गर्म जो है पवन है और ये सूडान में चलती है। जो इम्पोर्टेंट है वही हमने ली हैं। पवनें तो और भी बहुत सारी हैं दोस्तों, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है, हमें केवल मेन चीज़ को पढ़ना है। जो हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है उस पर हमें ध्यान देना है, फालतू की चीज़ों से हमें दूर रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चीनूक आपकी हो जाएगी, ये हो जाएगी गर्म और शुष्क पवन है, और ये रोकी पर्वत कहाँ है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। हरमट्टन की बात करते हैं, ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है, हरमट्टन पवन कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका में है और ये गर्म और शुष्क हो जाएगी। एक सिरैको आपसे पूछा गया है, ऊपर पूछा गया सिरैको, ये गर्म और शुष्क है और ये आपकी सहारा मरुस्थल में है। सिमूम जो पवन है और ये गर्म और शुष्क है और ये आपकी हो जाएगी अरब मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पवनें थी, ये हमने देख ली है। तो चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा समय लगा है इनको निकालने में। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है और हमें कमेंट करके बाद में बताना भी है आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है दोस्तों। तो चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वह कहलाता है। तो दोस्तों, वह क्या कहलाता है, हिमपात कहलाता है, पाला कहलाता है, ओसांग कहलाता है, या फिर आपका संगनन कहलाता है। जल के हिम बनने के कारण, जो वायुमंडल में जल के हिम बनने के कारण बर्फ़ का धरती पर गिरना, ओले गिरना और पाले पड़ना, ये 2 कारण हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा ओसांग की वजह से। जब जो वायुमंडल में जो ओस बन जाती है उसकी वजह से ही जो है ओले गिरते हैं और पाला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ओसांग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो बताइए दोस्तों,
निम्न में से किस क्षेत्र पर पूरे वर्ष वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय तथा समशीतोष्ण प्रदेश में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेशों में, केवल ध्रुवीय प्रदेशों में, या आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, समझने वाली बात है थोड़ी सी। अगर आपका सन इधर है, अगर आपका सूरज इधर है, तो हमारी जो विषुवत रेखा होती है, ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्र होता है, इस पर पूरे वर्ष भर जो है सूरज की किरणें लंबवत पड़ती रहती हैं। तो इसी वजह से पूरे वर्ष भर जो है यहाँ हल्के हल्के बादल उठते रहते हैं और वर्षा होती रहती है। तो ये कौन सा क्षेत्र होता है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा तथा समशीतोष्ण प्रदेश। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस प्रकार के मेघ के कारण आकाश दूधिया रंग का दिखाई पड़ने लगता है? पक्षाभ मेघ, पक्षाभ कपासी मेघ, पक्षाभ स्तरी मेघ, या आपका वर्षा स्तरी मेघ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका पक्षाभ स्तरी मेघ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, पक्षाभ स्तरी मेघ जो होते हैं, और ये कहाँ होते हैं आपके? पक्षाभ स्तरी मेघ जो है ये हो जाएगा आपका पक्षाभ स्तरी मेघ। ये आपके आकाश में दूधिया रंग के दिखाई पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, शीत वाताग्र, या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ये हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये वायुदाब अधिक है और इसकी तरफ से जब कम वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है चक्रवात उत्पन्न होता है और उसका जो है चक्रवात नाम दिया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, रूर प्रदेश किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, या अभ्रक के लिए? तो बताइए दोस्तों, रूर प्रदेश किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले दोस्तों आपको रूर प्रदेश का पता होना चाहिए, रूर प्रदेश किसको कहा जाता है। तो रूर जो है दोस्तों, ये रूर बेसिन कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रूर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश और यूरोप का औद्योगिक स्थल कहा जाता है। और रूर जो है दोस्तों, ये आपका जर्मनी में इस नाम से एक नदी भी बहती है। रूर नदी ये कहाँ बहती है दोस्तों? ये आपका जर्मनी में बहती है। रूर नदी के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों कोयला खनन का कार्य होता है, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को रूर बेसिन अथवा रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए, कोयला प्रदेश। तो कोयला जो है रूर प्रदेश में, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है, विश्व का प्रदेश, ये जर्मनी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का रूर प्रदेश जो है ये छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से जर्मनी में कोयला और खनिज पदार्थ मिलते हैं दोस्तों, उसी तरह से खनिज पदार्थ जो हैं छोटा नागपुर के पठार में भी मिलते हैं। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिक्की कामाटा चिली किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, या फिर आपका बॉक्साइट के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों, जो चिक्की कामाटा जो खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये है आपका तांबा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। यूक्रेन का किवरोय रोग तथा ब्राज़ील का मिनास जिरांत प्रांत किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? लोहेस्क के लिए, पोत निर्माण के लिए, यूरेनियम उत्पादन के लिए, या डेयरी उत्पाद के लिए? क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा आपका दोस्तों लौह उत्पाद के लिए, लोहेस्क के लिए ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में संज्ञा दी जाती है? डेन्यूब नदी को, पो नदी को,
वोल्गा नदी को या आपका राइन नदी को। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राइन नदी। जो यूरोप का प्रमुख जलमार्ग है वो राइन नदी जलमार्ग है, और इस जो राइन नदी है, इस नदी को यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विश्व में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण एशिया में या दक्षिण अमेरिका में? तो ये हो जाएगा दोस्तों, अगर पश्चिमी यूरोप की बात करते हैं तो ये सर्वाधिक घनत्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो घनत्व आपका हो जाएगा, सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा पश्चिमी यूरोप में। और अगर बात करते हैं संसार में सर्वाधिक जो रेल मार्ग है वो कहाँ है दोस्तों? वो हो जाएंगे आपके उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 ये आपका 10 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। किर्गिज जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? किर्गिज जनजाति यूक्रेन में पाई जाती है, किर्गिस्तान में, अफ़गानिस्तान में या आपकी इराक में? तो किर्गिज जनजाति दोस्तों ये मध्य एशिया की घुमक्कड़ जनजाति है। किर्गिज जनजाति के लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ये किर्गिस्तान में निवास करते हैं। इसके अलावा ये उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और रूस आदि क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और ये लोग जो दोस्तों तुर्की भाषा बोलते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा आपका, कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? मसाई जनजाति हो जाएगी, माओरी, बुशमैन या आपका पिग्मी जनजाति? तो बताना है आपको कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। तो ये है दोस्तों बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति है दोस्तों, और ये आपका कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये इस तरह की, जैसी आप इमेज देख रहे हैं, इस तरह की ये जनजाति होती है। ठीक है दोस्तों, तो बुशमैन जनजाति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र में और दक्षिण अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। और यह प्राय जो है दोस्तों नग्न अवस्था में रहती है। ये आज भी ये जो जनजाति है, आपसे क्वेश्चन बनता है कि नग्न अवस्था में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो वो आपकी हो जाएगी बुशमैन जनजाति। इनका व्यवसाय पूछा जा सकता है, तो इनका व्यवसाय दोस्तों आखेट या जो शिकार करना और जंगली वनस्पतियों को एकत्रित करना। इनका रहने का स्थल पूछा जाता है तो ये झोंपड़ियों में रहते हैं और गुफाओं में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण इससे बन सकता है कि सर्वभक्षी जनजाति कौन सी होती है? अगर आपसे पूछा जाता है सर्वभक्षी जनजाति कौन सी होती है, तो ये भी आपका दोस्तों बुशमैन ही हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो दीमक होती है, एक दीमक होती है, कीड़ा होता है दीमक, तो दीमक को बुशमैन का चावल भी कहा जाता है। तो दीमक को चावल के रूप में कौन इस्तेमाल करते हैं? तो ये हो जाएगी आपकी बुशमैन जनजाति। हमारे यहाँ जिस तरह से चावल खाए जाते हैं, बुशमैन जनजाति उस तरह से दीमक को खाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात इससे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसे दी गई है? जापान का मैनचेस्टर की उपमा किसको दी गई है? बताइए दोस्तों, जापान की जो मैनचेस्टर है जापान का, उसकी उपमा किसको दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओसाका। ओसाका को, ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ओसाका हो जाएगा, ये आपका जापान का मैप है, और आपका जो ओसाका है ये आपका यहाँ आ जाता है, ये आपका ओसाका, और इसी को जापान का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। ये हो जाएगा आपका जापान का मैनचेस्टर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ओसाका। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस शहर को विश्व इस्पात की राजधानी कहा जाता है? डेट्रॉइट को, तो मॉन्ट्रियल को, या आपका पीटर्सबर्ग को? तो देखिए दोस्तों, पीटर्सबर्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात और लोहे का जो है शहर है। लोहे का प्रसंस्करण 19वीं सदी के मध्य में पीटर्सबर्ग में शुरू हुआ, अतः इसका जो है विकल्प 4 जो है सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी पीटर्सबर्ग
जिला जो है लोहा और इस्पात की दुनिया की राजधानी कहा जाता है? तो आंसर 14 का हो जाएगा आपका डी। तो चलिए दोस्तों, लोहे की राजधानी हमने समझ लिया, पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लौह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लोरेन क्षेत्र किस देश में स्थित है? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और आपका कनाडा में। तो ये हो जाएगा आपका जो लोरेन क्षेत्र है दोस्तों। लोरेन अपने क्विक मैकरोन और मिराबिल प्लम और मेडेलिन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह 2.3 मिलियन से अधिक निवासियों, जिसमें लॉरेंस और लॉरेंस का जो है घर है, कई वर्षों के लिए क्षेत्र कोयला, लोहा और इस्पात उद्योग का पर्याय था और 1960 में फ्रांस में तीसरा आर्थिक क्षेत्र ये रह चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करते हैं फ्रांस की। तो 15 का आंसर जो आपका हो जाएगा ए, ये फ्रांस हो जाएगा। लोह इस्पात के लिए विश्व प्रसिद्ध लोरेन क्षेत्र जो है ये फ्रांस में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो 16 हो जाएगा हमारा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी किस देश में स्थित है? चीन में, भारत में, फ्रांस में या आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी आपको बतानी है, ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपने ये आपकी हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये है कौन सी? तो ये हो जाएगी दोस्तों शिकागो। और शिकागो जो है दोस्तों, शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक विख्यात शहर है, जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन और सबसे बड़ा केंद्र है गेहूं का। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे बड़ी मंडी के लिए विश्व विख्यात है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका शिकागो। शिकागो शहर जो है ये आपका गेहूं की सबसे बड़ी मंडी हो जाएगी, गेहूं की बड़ी मंडी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो शहर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? शिकागो में स्थित है, सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में या आपका वाशिंगटन डीसी में? क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली है उसको ये कहा जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? तो ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन की चिप बनाने की कंपनियाँ लगी हुई हैं। ये चिप जो बनाने का कारखाने हैं, चिप जो बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है सैन फ्रांसिस्को में है। तो इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका 17 का बी, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, विश्व का लगभग 90% चावल किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी यूरोप में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में, पूर्वी चीन में या दक्षिण पूर्वी एशिया में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आप आंसर जानते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही दोस्तों आपसे आर में पूछे जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं और आपसे पूछे, पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना दोस्तों पूरी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देख लेते हैं। तो चावल जो है दोस्तों, विश्व का जो 90% चावल है ये आपका एशिया में पाया जाता है। तो एशिया में कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का 90% जो चावल है वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। चावल एशिया के सर्वप्रमुख खाद्य फसल है। इसी कारण जो है एशियाई संस्कृति को चावल की संस्कृति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एक और बन गया दोस्तों, तो चावल की संस्कृति जो है किसको कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा चावल की संस्कृति जो है एशियाई संस्कृति को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगर चावल की बात करते हैं तो चावल जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। इसके लिए आपको वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और ये जहाँ अच्छी वर्षा होगी वहाँ चावल जो है ज़्यादा पैदा होगा। तो विश्व का जो है 90% चावल जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में इसीलिए होता है। अगर क्वेश्चन एक और बनाए इससे, तो क्वेश्चन एक और बन जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये भी आपसे पूछा गया कई बार। तो जो
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिलीपींस में हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, चावल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है दोस्तों, अगर भारत की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है ये आपका हो जाएगा कटक में। कटक है आपका उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपसे अलग से बनता है, ये क्वेश्चन भी आपसे अलग से बनता है, ये क्वेश्चन आपसे अलग हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों 18 का आपका हो जाएगा आंसर डी। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप दोस्तों कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फ्री PDF के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विद एली सेलेक्स, और लाइक और शेयर करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं, चावल और मूंगफली तथा गन्ने के वैश्विक उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? भारत का है, चीन का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का है? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत। गेहूं, चावल और मूंगफली का गन्ने के वैश्विक उत्पादन में दूसरे स्थान पर हमारा भारत आता है दोस्तों। तो आप ये सोचोगे दोस्तों तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, पहला आपसे पूछा जाएगा पहले स्थान पर कौन है दोस्तों, तो पहले स्थान पर ब्राज़ील है, और दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा 1 भारत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम और प्रकृति में क्षारीय मृदा है कहलाती है। ये कौन सी मृदा कहलाती है दोस्तों? आपसे पूछा गया है ये कौन सी मृदा है जिसकी क्वेश्चन 20 बात कर रहा है। यह मृदा अधिक तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है तथा इसमें ह्यूमस की मात्रा कम और इसकी जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी? दोमट मिट्टी हो जाएगी, लैटेराइट हो जाएगी, मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी, या आपका कपासी मिट्टी हो जाएगी। तो 20 का आपको आंसर बताना है दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर करिए। तो चलिए दोस्तों 20 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मरुस्थलीय मृदा हो जाएगी। ठीक है, और मृदा से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये भी हम आपको देख लेते हैं। तो मृदा से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, और ये चीज़ आपको समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर मिट्टी के प्रकार की बात करते हैं, मिट्टी को क्वेश्चन बनता है मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर भारत में बात करते हैं दोस्तों, तो मिट्टी के प्रकारों में अगर आप वेबसाइट की बात करते हैं तो आपको कहीं पर 6 प्रकार की दिखा रखी है, कहीं पर 7 प्रकार की मृदा दिखा रखी है, कहीं पर 8 प्रकार की मृदा दिखा रखी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ऑथेंटिक अगर वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि हमने जो ये आंकड़ा लिया है ये भारतीय कृषि जो अनुसंधान परिषद ICAR से, ठीक है दोस्तों, तो उसने मिट्टी को जो है 8 समूहों में बांटा है, और यही आपसे इसी वेबसाइट से आपसे जो है पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इनके हिसाब से जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके हिसाब से जो मिट्टी है वो आपको 8 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, लाल एवं पीली मिट्टी है, लैटेराइट है, शुष्क मृदा है, लवण मृदा है, और ये पीट में मृदा हो जाएगी जिसको जैव मृदा भी कहा जाता है, और एक हो जाएगी आपकी वन मृदा। ठीक है दोस्तों, अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो किसी बुक में 6 दिया हुआ है, किसी में 7 दिया हुआ है, और किसी में 8 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो आपको एक वेबसाइट से देख लेना है। अगर आपको कन्फ्यूजन है हल्का सा भी तो आप गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट पर जाइए और वहाँ से आप आंकड़े कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे और बन सकता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो ये सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पर मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाएगी जलोढ़ मृदा, और ये कितने क्षेत्रफल पर पाई जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 43% पर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर लाल मृदा है, फिर आपकी काली मृदा है, और लैटेराइट मृदा जो है ये आपकी केवल 3.7% क्षेत्र पर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन कौन कौन से बने इसमें? भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारतीय मिट्टी को कितने समूहों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा आपका 8 समूहों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन किस प्रकार की कृषि का गुण है? तो बताइए दोस्तों, ये निर्वाह कृषि हो जाएगी, स्थानांतरित कृषि हो जाएगी, वाणिज्य कृषि हो जाएगी, या आपका गहन कृषि हो जाएगी? तो 21 का आंसर आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों, और अपनी तैयारी को चेक करिए, जांच करिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो गई है, आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो चीज़ मिल रही है आप उसको पढ़ते जा रहे हैं और वो वापस से आपके माइंड से निकलता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपका डी। बहुत छोटी जोतों के साथ 2 या 3 फसलें और भली भांति उन्नत पशुपालन, ये आपका गहन कृषि की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो गहन कृषि वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां अत्यधिक जनसंख्या के कारण जोतों का आकार छोटा हो जाता है। इसमें भूमि की जो प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों हमारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट मैकमिलने, किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ या एटलस? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, अगर माउंट मैकिनले की बात करते हैं दोस्तों, तो माउंट मैकिनले हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका का, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, किलिमंजारो, ये किलिमंजारो है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका का। एटलस भी दोस्तों, ये भी आपका अफ्रीका में बात करते हैं। और जो माउंट एकांगुआ है दोस्तों, ये हम आपको मैप से दिखा देते हैं, ये आपका माउंट एकांगुआ, ये हो जाएगा आपका माउंट एकांगुआ। ठीक है दोस्तों, ये अर्जेंटीना में क्षेत्र में आता है, और दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे सर्वोच्च शिखर है, ये हो जाएगा आपका माउंट एकांगुआ। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। तो चलिए दोस्तों, इमेज लगाने का दोस्तों सबसे बड़ा कारण है, आपके माइंड में सेट हो जाएगी इमेज। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 23, दस्ते कबीर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये ईरान में हो जाएंगे, इराक में, सऊदी अरब में, या पाकिस्तान में? क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों, दस्ते कबीर और दस्ते लुट नामक मरुस्थल किस देश में हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों ईरान के अंदर। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो मरुस्थल हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी मरुस्थल हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, जो मेन जो मुख्य दिए हुए हैं, जो मुख्य मरुस्थल हैं दोस्तों, वही हमें पढ़ने हैं, और ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, जितना हमारे एग्ज़ाम में आएगा उससे रिलेटेड हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन और मोजावे हो जाएगा। अगर आप बात करते हैं साउथ अमेरिका की, तो ये हो जाएगा अटाकामा और पैटागोनिया। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका की बात करते हैं तो सहारा हो जाएगा, और ये आपका कालाहारी हो जाएगा। अगर एशिया की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा है एशिया में, और इसमें आपका अरबियन हो जाएगा, और ये किलकम हो जाएगा, ये आपका गोबी का मरुस्थल हो जाएगा, तकला मकान हो जाएगा, और अगर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है थार का रेगिस्तान। ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल बोलते हैं इसको। और अगर ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं तो ये आपका ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन और बनेगा आपका। क्वेश्चन क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्तों कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी, ये हो जाएगा दोस्तों, जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश लाल सागर से सीमा नहीं बनाता है? सऊदी अरब नहीं बनाता है, यमन नहीं बनाता है, जिबूती नहीं बनाता है, या आपका लीबिया नहीं बनाता है? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन छोटा करके देख लेते हैं, कौन कौन से देश सीमा नहीं बनाते हैं और कौन से बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब बना रहा है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका यमन है, यमन आपका सीमा बना रहा है, यमन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा जिबूती हो जाएगा,
तो जिबूती हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जिबूती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका इजिप्ट भी बना रहा है, सूडान भी बना रहा है, इरिट्रिया भी बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये लीबिया नहीं बना रहा है दोस्तों। तो लीबिया जो है इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीबिया जो है वो लाल सागर से सीमा अपनी नहीं बनाता है। आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके देशों के नाम भी लिखे हुए हैं, कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। मिस्र है, सऊदी अरब है, यमन है, सूडान है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन लीबिया इसमें कहीं आपको सीमा बनाता हुआ नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो है क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटा क्वेश्चन करना पड़ जाता है हमें। तो ये हो जाएगा दोस्तों, यूराल और वोल्गा नदी किस सागर में आकर गिरती है। तो ये गिरेगी काला सागर में, भूमध्य सागर में, कैस्पियन सागर में या आपकी लाल सागर में। तो कौन से सागर में दोस्तों यूराल और वोल्गा नदी गिरती है। तो ये देखिए दोस्तों, आपसे ये आ रही है आपकी वोल्गा नदी, ये वोल्गा रिवर आ रही है दोस्तों, और ये कहाँ जा रही है दोस्तों, ये जा रही है आपकी कैस्पियन सागर में। इधर से यहाँ देखिए दोस्तों, एक छोटी सी आपको दिखाई दे रही है, ये आ रही है आपकी यूराल। ठीक है दोस्तों, तो यूराल और वोल्गा नदी ये आपकी जो है कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कौन सा सागर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कैस्पियन सागर से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो कौन सा क्वेश्चन है। तो कैस्पियन सागर से जो क्वेश्चन बनता है वो ये है दोस्तों कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर आपको बतानी है विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है और छोटे बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका इधर शहर दिए हुए हैं दोस्तों, इधर आपकी नदी दी हुई है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों 26 का क्या आंसर हो जाएगा। तो बगदाद टिग्रिस नदी पर है, बोन राइन नदी पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पर है और वियना आपका स्वान नदी पर है। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। जो वियना है ये स्वान नदी पर नहीं है। जो वियना है दोस्तों ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जो डैन्यूब नदी पर है। ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये आपका डैन्यूब नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित घास के मैदान है, यह एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो डाउन्स हैं दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है बिल्कुल, और ये आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है दोस्तों। तो दूसरा आपका जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको अभी इमेज में समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल जो है 27 का आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये विश्व के घास के मैदान है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले देखने लगा प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, आपका सेल्टोज है, लानोज है, कैंपाज है और पंपाज है, ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं सवाना की, तो सवाना आपका हो जाएगा अफ्रीका में, और वेल्ड जो है ये भी आपका अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने किसकी बात की है, हमने बात की है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा डाउन्स। तो उष्णकटिबंधीय दोस्तों घास का मैदान ये नहीं है। ये अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आपका विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है, जबकि मकर रेखा से भी नीचे वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा, इसलिए आपका गलत हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका, और इधर आप स्टेपी देख सकते हैं, और स्टेपी जो है ये आपका यूरोप के और एशिया के बॉर्डर पर पड़ता है। स्टेपी घास के मैदान जो है ये आपके यूरोप के अंडर में आते हैं। पुस्ताद जो हैं ये भी आपके इसमें आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। सेल्वा जो है ये पेरू में पड़ता है, कैंपास जो है ये ब्राज़ील में पड़ता है, पंपास ये अर्जेंटीना में पड़ता है। अर्जेंट पंप की आवश्यकता होती है, इसलिए आप याद कर सकते हैं। प्रेयर जो है आप हमेशा उतर के करोगे, उत्तरी अमेरिका में प्रेयर होती है, तो उत्तर के आपको प्रेयर करनी है,
ठीक है दोस्तों, आप बाइक पे बैठ के कहीं प्रेयर नहीं कर सकते, आपको प्रेयर जो करनी पड़ेगी उतर के करनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के विकेट जो है वो डाउन हो जाते हैं। लानोस वेनेजुएला में है और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड हो जाता है, तो वेल्ड आपको फ्री में कराना है दक्षिण अफ्रीका में जाके। ठीक है दोस्तों, सब आना तो सबको आना पड़ेगा फ्री में बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। कैंटरबरी ये आपका न्यूजीलैंड में और पुस्ताज जो है हंगरी में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर करके पढ़ सकते हैं और काफ़ी दिन तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा दोस्तों। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर है, सुएज नहर है, कील नहर है या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो 28 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, कील नहर। बाल्टिक जो है, बाल्टी में जो है कील लगी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो 28 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से आपका कील नहर जोड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो बाल्टी में क्या लगेंगी दोस्तों? कील लग जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों हमारा, थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। तो 29 हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या हो जाएगा? तो बताइए दोस्तों, आप देख लेते हैं दोस्तों फोटो में। सबसे पहले आपका उत्तर से दक्षिण की बात करी गई, यानी कि उत्तर से आप दक्षिण की तरफ चलना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले होकाइडो हो जाएगा। होकाइडो किस में है दोस्तों? बी में हो जाएगा। उसके बाद होन्शु द्वीप हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा शिकोगु और ये फिर हो जाएगा आपका कुसोकु। ठीक है दोस्तों, तो 29 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। इमेज देखिए दोस्तों, इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से है ये जापान का मैप है और ये आपका किस किस तरह से इतना छोटा सा देश है और तरक्की कितनी करता है ये आपको पता है दोस्तों जापान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों हमारा, थोड़ा छोटा करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, इमेज हमारी आ जाएगी। तो निम्न में से कौन सा एक देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो एक कजाकिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, अफ़गानिस्तान हो जाएगा या आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश मध्य एशिया का भाग नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये आपको इतना पार्ट दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा मध्य एशिया का पार्ट। ये हो जाएगा आपका मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में आपको कौन कौन से आ रहे हैं? कजाकिस्तान आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों कजाकिस्तान आ रहा है। इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है, तुर्कमेनिस्तान भी आपका हो जाएगा। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है? अफ़गानिस्तान है दोस्तों, तो अफ़गानिस्तान दोस्तों इसमें कहीं नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये अफ़गानिस्तान है दोस्तों और अफ़गानिस्तान इसमें आपका कहीं नहीं आएगा। उज्बेकिस्तान, ठीक है दोस्तों, उज्बेकिस्तान भी आपका हो जाएगा। तो मध्य एशिया का कौन सा भाग नहीं है? तो इसमें से दोस्तों मध्य एशिया में जो है अफ़गानिस्तान जो है मध्य एशिया के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है दोस्तों, तो 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, आपको इमेज दोस्तों आपके माइंड में सेट कर लेनी है। ठीक है, आपको भूलना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर महासागर को जोड़ती है? बताइए दोस्तों, कौन सी जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये हो जाएगी आपकी डेनमार्क जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, नॉर्थ चैनल या डोवर की जल संधि। तो ये देखिए दोस्तों, आपका अटलांटिक ओशियन, इधर है आपका मेडिटेरियन ओशियन। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सी जल संधि है? ये आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर संधि जो है ये आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 31 का बी। ठीक है दोस्तों, मैंने मैप से समझा दिया है और आई होप आप इसको कभी नहीं भूल सकते। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 32 आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को, विषुवत रेखा को, कर्क रेखा को या आपका विषुवत व कर्क दोनों रेखा को काटती है? तो बताइए दोस्तों, कांगो नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर 32 हो जाएगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ से एक गुजरती है दोस्तों विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, और ये जा रही है आपकी कांगो नदी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तो उसने यहाँ पर काटा, एक बार उसने यहाँ पर काटा, तो ये 2 बार कौन सी नदी काट रही है? तो ये काट रही है आपको विषुवत रेखा को। जो कांगो नदी है दोस्तों,
ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसी तरह से अगर आप भारत में बात करती हैं दोस्तों, तो भारत में कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है भारत की? तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये माही नदी काटती है। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी आपको भारत में याद रख लेनी है, ये आपकी हो जाएगी माही नदी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, रेड इंडियंस, एस्किमो, इन्यूट तथा अल्टूट्स आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये हो जाएंगे आपके उत्तरी अमेरिका के, एशिया के, अफ्रीका के या आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले जो स्टूडेंट कन्फ्यूज होगा वो रेड इंडियन शब्द को सुनकर कन्फ्यूज हो जाएगा। रेड इंडियन सुनते ही वो फट से आंख बंद करके आंसर लगा देगा आपका एशिया, क्योंकि इंडियंस आपके एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर समझदार स्टूडेंट होगा वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि समझदार स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है कि जो है रेड इंडियंस जो है ये आपके उत्तरी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एस्कीमो की भी बात हो रही है, इन्यूट की भी बात हो रही है, एल्टूट की भी बात हो रही है। तो आपको एस्कीमो का, चलो ये दोनों तो हम जान सकते हैं कि इनको तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन एस्कीमो तो दोस्तों आपको उत्तरी अमेरिका से ऊपर ही पाए जाएंगे। तो रेड इंडियंस और एस्कीमो, 2 याद रख लो, बाकी तो आपको याद वैसे ही हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका में आपको रेड इंडियंस जो है मूल निवासी जो है उत्तरी अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 33 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, रेड इंडियंस, एस्कीमो, इन्यूट्स तथा एलूट्स आदि किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका के। चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन से हैं? यहाँ तक मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देश कौन कौन से हैं? बोलीविया और उरुग्वे, उरुग्वे और पैराग्वे, बोलीविया और पैराग्वे, बोलीविया और गुआना। तो देखिए दोस्तों, मैप मैंने दिखा दिया आपको, मैप देखते ही आप समझ जाएंगे। 34 का आंसर मैप देखते ही आप लगा देंगे। स्थलबद्ध देश की बात हो रही है, तो एक तो आपका यहाँ हो जाएगा दोस्तों बोलीविया, ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगा पैराग्वे। तो 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ठीक है दोस्तों, तो सी हो जाएगा आपका 34 का आंसर, बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और दोस्तों सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको आर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बशर्ते आप कितने क्वेश्चन ठीक करके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 35, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या आपका अमेरिका में? तो किम्बरले का पठार जो है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका उत्तरी और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया होगा, इसमें आपका हो जाएगा किम्बरले का पठार। लेकिन यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे और बनता है तो कि किम्बरले की जो खान है वो कहाँ है? किम्बरले की खान जो है ये एक खान है और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, जो हीरा होता है आपका, हीरे के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले की खान। तो ये हीरे की जो खान है, जब आप किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है तो आप सोचोगे दोस्तों कि किम्बरले की जो खान है वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, किम्बरले की जो खान है ये हीरे की खान है और बहुत ही फेमस खान है। लेकिन ये कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है, किम्बरले नाम की जो है हीरे की खान, ये हीरे की खान। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, किम्बरले का पठार कहाँ स्थित है और किम्बरले की खान कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी संधि अलग करती है? टोरस जल संधि, बोस जल संधि, कुक जल संधि या हुंडास जल संधि? तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करेगी? तो हम दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, इमेज के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के, ये आपका नॉर्थ आइसलैंड है, ये आपका साउथ आइसलैंड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी जल संधि इसको अलग कर रही है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी सी लिखी हुई है, कुक जल संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कुक जल संधि इसको अलग करती है। न्यूजीलैंड के साउथ, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को ये आपका कुक जल संधि जो है
अलग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। तो 37 में क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ये इधर देश दिए हुए हैं आपके, इधर आपकी राजधानी दी हुई है। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, पेरू, लीमा, वेनेजुएला, काराकस और चिली जो है क्वेटो। तो 37 का आंसर दोस्तों अगर आप जानते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपसे सबसे पहले पूछा है सुमेलित नहीं। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, पेरू की राजधानी लीमा है, वेनेजुएला की काराकस हो जाएगी। लेकिन जो चिली की राजधानी जो है दोस्तों, चिली की राजधानी आपकी सैंटियागो है। सैंटियागो, ये आपने खूब नाम सुन रखा होगा, सैंटियागो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी आपकी चिली की राजधानी। तो ये आपका डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्वेटो किसकी राजधानी है दोस्तों, तो क्वेटो आपको इक्वाडोर की राजधानी है। ये जो है आपका इक्वाडोर की राजधानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 37 का आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों काफ़ी बड़ा है और ये मुझे काफ़ी छोटा करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सबसे कम सीमा संलग्न करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको काफ़ी चीज़ें समझने को देखने को मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, और बार बार इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर केवल घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछता ही यहीं से है। ठीक है दोस्तों, तो समझिए क्वेश्चन को और देखिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम सीमा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी सीमा है। तो बांग्लादेश की सीमा, एक क्वेश्चन सबसे पहले आपसे बनेगा कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन से देश से लगती है। तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है, ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है। तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ये है सबसे कम वाली बात, सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है दोस्तों, दो क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आपका है कि इनमें से, निम्नलिखित में से भारत की सबसे कम सीमा। अब बात करनी है हमें इनमें से, ऑप्शन जो आपने दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान या चीन। तो देखिए दोस्तों, इनमें से सबसे पहले म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार की जो सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। इसके बाद नेपाल है, नेपाल की सीमा आपकी 1751 की है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर की लगती है। और चीन की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका 3488 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ लगती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम सीमा इनमें से ऑप्शन के हिसाब से आपकी हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। ठीक है दोस्तों, तो म्यांमार की सीमा सबसे कम से लगती है और ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद रख सकते हैं या अपने आप से भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको याद रखने की एक ट्रिक है दोस्तों, ये भी आपने काफ़ी दिन से सुन रखी होगी, बचपन में MBA किया। तो ये ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, बचपन में MBA किया। ठीक है, तो ये बचपन में वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, वैसे पाकिस्तान और नैसे नेपाल। तो बचपन में, और ये हो जाएगा आपका MBA। ठीक है दोस्तों, तो बचपन में MBA किया, ये आपकी ट्रिक भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी आपने देख लिया है भारत की सीमा ये किस किस देश से कितनी कितनी लगती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप भारत के मैप को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 38 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए, म्यांमार। तो म्यांमार की सीमा जो है सबसे कम लगती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका दोस्तों, अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे अगर आपको फ्री PDF चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो हम पढ़ाते हैं हम उसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर स्टडी विद एली सेलक के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसा आपको पता है ये 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना का। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपको ट्रिक से याद करवा देते हैं और आपको एक बार पढ़ना है
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ROE में देखने को मिलेंगे। तो आपको 39 का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल भारत से अधिक नहीं है। तो भारत से अधिक किसका नहीं है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, रुक सचिन बाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपको आंसर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा, भारत से अधिक क्षेत्रफल किसका नहीं है। तो भारत से अधिक दोस्तों रूस का भी है, कनाडा का भी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, चीन का भी है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत जो है दोस्तों आपका कुल मिलाकर 7वें नंबर पर आता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा, भारत से अधिक किसका क्षेत्रफल नहीं है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का भी है, इसमें ब्राज़ील का भी है, और आपका अर्जेंटीना का नहीं है, और आपका ऑस्ट्रेलिया का भी है, लेकिन आपका अर्जेंटीना का जो क्षेत्रफल है वो भारत से अधिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, याद करने की ट्रिक आपको ये देख लेते हैं, रुक सचिन बाई, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा कन्फ्यूजन है जो यहाँ इन दो नाम के बीच में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो कभी ये ऊपर चला जाता है और ये कभी नीचे आ जाता है। तो एक जो है, अगर ये ऊपर नीचे हो जाता है तो दोस्तों एक ट्रिक और बन जाती है, ये हो जाती है आपका रुक चीन अब आ भारत। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपकी जो है दूसरी ट्रिक भी बन जाती है। तो रूस, कनाडा, चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भै से भारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये यहाँ से ऊपर नीचे दोनों नाम होते हैं तो आपको जो है इस तरह से याद रख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 39 का आंसर। तो हमारा आज का 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक विस्तृत जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है हमारा दोस्तों लद्दाख। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5वां सेट था, और जल्दी आपके सामने 6ठा सेट भी लेकर हम हाजिर होंगे।